जैसे ही राहुल ने नेहा पर हाथ उठाया, वैसे ही उसकी सास ने बीच में आकर राहुल का हाथ पकड़ लिया। माँ, मेरा हाथ छोड़ दो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा चाहे गुस्से में हो, नादान हो, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। तू ही तो चाहती है ना कि वो तुझ पर हाथ उठाए, ताकि तू सीधा उस पर दहेज और उत्पीड़न का केस ठोंक दे और हम सबको बर्बाद कर सके। पर सुन ले, मैं अपनी आंखों के सामने ये सब नहीं होने दूंगी, समझी? सासू माँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगी? मैं जानती हूँ आप अपनी ममता के आगे सही और गलत नहीं देख पा रही हैं, लेकिन क्या एक औरत दूसरी औरत की आंखों में अपने परिवार के लिए चिंता भी नहीं देख पा रही है? तो फिर तू हर बार हर बात में टांग क्यों अड़ाती है? हाँ, तू मेरी बीवी है, बीवी, कोई मालकिन नहीं। समझ में आया या समझाऊं? और हाँ, मुझ पर रौब झाड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं किसी के हुक्म पर नहीं चलता। हाँ बहू, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। तू हर काम में टांग अड़ाती है, जब देखो तब मेरे बेटे से बहस करती रहती है। मैं सुनती रहती हूँ, चुप रहती हूँ, लेकिन मैं जो भी कहती हूँ वो इस घर की भलाई के लिए कहती हूँ। वैसे आप सबके लिए कहती हूँ, कभी खुद के लिए नहीं। दरअसल आज से 2 साल पहले राहुल की शादी नहीं हुई थी। उसके पिता उसके पीछे बहुत सारी जायदाद, कई एकड़ जमीन और पुश्तैनी हवेली छोड़ गए थे। राहुल उनका इकलौता बेटा था। वो कोई काम नहीं करता था, बस ऐश करता था। एक दिन वो माधव काका की चाय की टपरी पर बैठकर गप्पे मार रहा था। तभी माधव काका बोले, जल्दी जल्दी पैसे दो, आज मुझे दुकान बंद करके जल्दी घर जाना है भाई। काका, मेरे होते हुए आप इन लोगों से चाय का पैसा क्यों मांग रहे हो? इन सब का हिसाब मैं चुकाता हूँ, बताइए कितने रुपए हुए? तुम सबकी चाय और पकौड़े मिलाकर टोटल 100 रुपए हुए। अरे चाचा, अभी तक तो चाय 5 की मिलती थी, अचानक 10 कर दिए। महंगाई देख रहे हो? तो फिर मुझे भी दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे ना। अचानक थोड़ी बढ़ा रहा हूं, जरूरत है, मजबूरी है। अरे, तो ऐसे अचानक दाम बढ़ाओगे क्या? देखो, देना है तो दो, वरना चुपचाप घर जाओ, मैं तुम्हारे माँ बाप से वसूल लूंगा। अरे ओ काका, हमको छोटा आदमी समझ रखा है क्या? आज के बाद काका की दुकान पर चाय पीने नहीं आएंगे। तुम्हारा 100 हुआ ना, ये लो पकड़ो 500 और ऐश करो। इतना बोलकर राहुल वहां से चला गया। ये राहुल खुद तो कुछ करता नहीं। इसके बेचारे बाप ने मेहनत करके इतनी बड़ी जायदाद इकट्ठी की है और यह उसे मिट्टी में मिलाए दे रहा है। इसकी माँ से बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो गांव वाले इसे लूटते ही रहेंगे। अगले दिन काका ने राहुल की माँ शारदा जी को अकेले मिलने के लिए बुलाया। देखिए बहन जी, मुझे लगता है आप राहुल की शादी करवा दीजिए, वरना गांव के लड़के उसे यूं ही लूटते रहेंगे। भाई साहब, आप परेशान मत होइए, मेरा बेटा अपने बाप की तरह दिलदार है। और रही बात शादी की, तो हाँ, मैं भी चाहती हूँ। कोई लड़की नजर में हो तो बताइए। कुछ ही दिनों बाद गजोधर काका ने राहुल के लिए एक लड़की देखी। नाम था नेहा। दोनों परिवारों की मुलाकात करवाई गई, बातचीत बढ़ी और कुछ ही महीनों में राहुल और नेहा की शादी हो गई। शादी की रात जब राहुल और नेहा एक साथ बैठे थे, तो नेहा ने राहुल से कहा, राहुल, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने आई हूँ। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं किसी बेकार चीज पर अपना समय या पैसा बर्बाद नहीं करूंगी। नेहा ये सब कह रही थी, तभी राहुल का फोन बज गया। राहुल भाई, हमारी गाड़ी हाईवे पर खराब हो गई है। हमें उसे ठीक करने के लिए 10,000 चाहिए। क्या तुम हमारी मदद कर सकोगे? अरे हाँ हाँ भाई, कोई बात नहीं, 10 नहीं 20,000 भेज रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बिना सोचे समझे राहुल ने पैसे भेज दिए और नेहा यह सब बातचीत सुन रही थी। तुमने इतनी जल्दी 20,000 रुपए भेज दिए? उसकी बातों से ही लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो मेरे दोस्त हैं और उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, आज ही हमारी शादी हुई है। तुम अभी मेरे और मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बेहिचक ले लो। मैं तो खुद कहूंगा, एक बढ़िया महंगी सी साड़ी ले लो। आखिर लगना तो चाहिए गांव वालों को कि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन नेहा सही थी। राहुल के दोस्त सिर्फ उसके पैसे का फायदा उठा रहे थे।
अगले ही दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। नेहा रसोई में थी और राहुल बाहर आया। दरवाजा खोला तो सामने वही दोस्त खड़ा था, वही जिसने कल पैसे मांगे थे। चेहरे पर बनावटी मुस्कान और हाथ में मिठाई का डिब्बा। राहुल ने जैसे ही उसे देखा, नेहा दरवाजे के पीछे से सब कुछ देख रही थी। राहुल भाई प्लीज यार, जरा बाइक दे दो ना, बहुत जरूरी काम है। आज अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार डेट पर ले जा रहा हूँ, तेरा बहुत एहसान होगा भाई। हाँ हाँ ले जा दोस्त, नाटक क्यों कर रहा है? तुझे कभी मना किया है क्या? ये ले चाबी। तुम इन्हें इतना भरोसा क्यों करते हो? क्या तुम नहीं देख पा रहे कि ये लोग सिर्फ तुम्हारी चीजें ले रहे हैं? बदले में कभी कुछ दिया है इन्होंने? बस बहुत हो गया नेहा, अब तुम मेरी चीजों में दखल मत दो। मेरी जिंदगी में बिना कुछ समझे कूद पड़ती हो। क्या तुम समझ नहीं सकती कि ये मेरी दुनिया है और यहाँ सब वैसे ही चलता है? तुम चुप रहोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी। राहुल, तुम जो कर रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारे ये दोस्त सिर्फ तुम्हारी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बेवकूफ़ों की तरह उन्हें और भी फायदा दे रहे हो। वो तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हैं। कभी बैठकर सोचा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? राहुल गुस्से में नेहा पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी वहां उसकी माँ आ गई। शादी के कुछ महीनों बाद नेहा को एहसास हुआ, राहुल आज भी वही पुराना इंसान है। न काम न जिम्मेदारी, सिर्फ पैसे उड़ाना और आराम करना। नेहा ने कई बार समझाया, लेकिन राहुल का जवाब हमेशा वही रहता। क्यों झुकूं मैं? हाँ, किसके लिए? सब कुछ है मेरे पास, पैसा, रुतबा, पहचान। मुझे काम की नहीं, लोगों को मेरी जरूरत है। तुम ये बात अच्छे से अपने दिमाग में ठूंस लो। एक दिन राहुल अपने दोस्त के यहाँ बाइक वापस लेने गया। दोस्त ने उसे छत से नीचे आते हुए देख लिया। नीचे आकर वह अचानक जमीन पर गिर गया और बिस्तर पर लेट गया। माथे पर पट्टी बांध ली, जैसे कि कोई बड़ा हादसा हो गया हो। क्या हुआ भाई, बीमार है क्या? क्या बताऊं भाई, जिस दिन तेरी बाइक लेकर गया था ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो जाते वक्त इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि क्या ही बताऊं, बस किसी तरह बच गया। और माफ कर देना भाई, इस सब में तेरी बाइक भी खंडहर में चली गई। अरे कोई नहीं भाई, चल ठीक है, आराम कर, जल्दी से ठीक हो जा। मैं चलता हूँ। राहुल के जाते ही उसके दूसरे दोस्त ने फोन किया और राहुल का मजाक उड़ाने लगा। गगन भाई, मैंने तो बाइक बेच दी थी, पर उसको तो बिल्कुल पागल बना दिया तेरे दोस्त ने। मैंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, बेचारा तो हंसी हंसी में कुछ बोले बिना चला गया। मजा आ गया यार। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। और हाँ, उस राहुल को भी बुला लेना यार, हम भी उसका थोड़ा बहुत फायदा उठा ही लें। क्यों? हाँ हाँ, उस बेवकूफ को तो कुछ पता ही नहीं चलता। दोनों दोस्त हंसी के ठहाके लगा रहे थे। तभी गगन के पिता, जो गांव के प्रधान थे, दूर से ये सब देख रहे थे। मैं जानता हूँ तुम सब मिलकर राहुल के साथ क्या कर रहे हो। मुझे इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ फायदा मुझे भी तो मिले। अगले दिन गगन ने राहुल को फोन किया। अरे राहुल भाई, मेरे घर वालों ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। अब मुझे अपनी मर्जी से शादी करनी है और उसके लिए मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। बस इसी वजह से यार सोच रहा था, क्या तेरे घर के पेपर्स मिल सकते हैं? बस एक बार लोन पास हो जाए, फिर मैं तुझे सब कुछ लौटा दूंगा। तू तो मेरा भाई है ना, मदद कर दे यार प्लीज, बहुत बुरा हाल है मेरा। नेहा ये सब सुन रही थी। उसे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि अगर वह सीधे सीधे अपनी बात कहेगी तो कोई भी उसे नहीं समझेगा। अगले दिन बिना कुछ सोचे समझे राहुल ने घर के कागज गगन को दे दिए। 2 दिन बाद प्रधान और उसका पुलिस वाला और वकील को लेकर राहुल के घर आ गए। चलो चलो खाली करो ये घर। ये सब क्या है गगन? अब ये घर खाली करना ही पड़ेगा तुझे, क्योंकि जो घर के कागज तूने मुझे दिए थे, हमने वकील साहब की मदद से पूरे आराम से अपने नाम कर लिए हैं। और तू तो इतना भोला निकला कि अपने ही घर के कागज दोस्तों को दे बैठा। अरे कौन देता है यार ऐसे कागज? मजा आ गया तुझे बेवकूफ बनाकर। तभी नेहा वहां आ गई। नेहा वकील साहब की ओर देखते हुए तीखे लहजे में बोली, वकील साहब, ये लोग तो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, पर आपने तो वकालत की है ना। क्या आपको भी असली और नकली कागजात में फ़र्क नहीं समझ आया? मैंने कागजात बदल दिए थे। उसी शाम जब गगन की राहुल से फ़ोन पर बात हुई थी, मैं सब समझ गई थी। मुझे पता था कि अगर मैं किसी से सीधे कुछ कहती तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। इसलिए मैंने चुपचाप अपने लैपटॉप से कलर प्रिंट आउट निकाले और असली पेपर्स हटाकर वहाँ नकली रख दिए। असली कागज़ आज भी हमारे ही नाम पे हैं। आज तो नेहा तुमने हमें सच में बचा लिया।
तुम हमेशा से सही थी और मुझे माफ कर दो प्लीज। उधर पुलिस इसने धोखाधड़ी के केस में गांव के प्रधान और उसके लाडले गगन को धर दबोचा। दोनों की हालत देखने लायक थी। थॉमसन और वकील साहब, उनका तो चेहरा जैसे नींबू चाट लिया हो चुपचाप, बिना किसी से नजर मिलाए छोटा सा मुंह लेकर वहां से निकल लिए।